स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे अस्कंदन की विधियाँ। अस्कंदन की कितनी विधियाँ होती हैं इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अस्कंदन की विधियाँ जो है निम्न प्रकार का है। पहला जो है ठंडा करने पर, उबाल कर, हिला कर, और चौथा अपोहन द्वारा, और पांचवा जो है वैद्युत कण संचलन द्वारा, और छठवां जो है पारस्परिक अस्कंदन द्वारा। इतना जो है आज हम लोग पढ़ेंगे अस्कंदन की विधियां हैं। क्रमशः एक एक आपको अच्छे से समझाया जाएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ठंडा करने पर। पहले अब यहाँ नोट कर लेंगे ठंडा करने पर। तो ठंडा करने पर क्या होगा, तो पायस मतलब दूध को जब ठंडा करते हैं तो उसका क्या होता है, अस्कंदन हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे पायस कोष्टक में लिख सकते हैं दूध को ठंडा करने में इसका अस्कंदन हो जाता है। इसका क्या होता है, अस्कंदन हो जाता है। अस्कंदन हो जाता है। तो पहला जो क्या था, ठंडा करने पर। तो ठंडा करने मतलब पायस मतलब दूध को जब ठंडा करते हैं तो उसका क्या होता है, अस्कंदन हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उबाल कर। अब उबाल कर जब इसमें क्या होगा, तो उबाल कर मतलब होगा सल्फर और सिल्वर क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, अस्कंदन हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे सल्फर और सिल्वर क्लोराइड को गर्म करते हैं। क्लोराइड को गर्म करते हैं तो उसका अस्कंदन हो जाता है। उसका क्या होता है, अस्कंदन हो जाता है। तो आपसे विद्यार्थी समझ रहे होंगे, जब सल्फर और सिल्वर क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों जो अस्कंदन हो जाते हैं। अब तीसरा क्या था, तो तीसरा जो था हिलाकर। क्या था, हिलाकर। तो यहाँ लिखेंगे हिलाकर। अब हिलाकर अस्कंदन कैसे होगा, अब इसके बारे में समझेंगे। तो हिलाकर क्या है, दही से जब मक्खन बनाया जाता है तो क्या होता है, हिला करके दही से जब मक्खन बनता है तो ऐसे जो है कुंडी जैसे बना रहता है लकड़ी का, देखे होंगे, और ऐसे पकड़ करके ऐसे किया जाता है, तो मतलब उसको हिलाकर। तो यहाँ लिखेंगे दही से मक्खन दही से मक्खन हिलाकर बनाया जाता है। हिलाकर बनाया जाता है जिसका अस्कंदन हो जाता है। इसका या जिसका लिख सकते हैं, जिसका अस्कंदन हो जाता है। तो दही से मक्खन हिलाकर बनाया जाता है, इसका क्या हो जाता है, तो अस्कंदन हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि जो ये क्रिया हो रहा है अस्कंदन का, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। अगला जो विधि था अपोहन द्वारा। क्या था, अपोहन। यहाँ लिख देंगे अपोहन द्वारा जो है
अगला जो विधि है अपोहन द्वारा। तो अपोहन द्वारा में क्या होता है, किसी कुलाइडी विलयन में जब अति सूक्ष्म फिल्टरन कराया जाता है तो उसका क्या होता है, अस्कंदन हो जाता है। तो आपसे विद्यार्थी यहाँ नोट कर लीजिए, किसी कोलाइडी विलयन में जब अति सूक्ष्म फिल्टरन कराया जाता है तो अस्कंदन हो जाता है। तो क्या होता है, अस्कंदन हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो किसी कोलाइडी विलयन में जब अति सूक्ष्म मतलब छोटा से छोटा जो है फिल्टरन कराया जाता है, अति सूक्ष्म मतलब जो होता है छोटा से छोटा फिल्टरन कराया जाता है तो क्या होता है, अस्कंदन हो जाता है। तो अपोहन विधि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत कण संचलन द्वारा। तो यहाँ नोट कर लेंगे, वैद्युत कण संचलन द्वारा। तो वैद्युत कण संचलन द्वारा अस्कंदन कैसे होगा, अब इसके बारे में समझेंगे। जब कोलाइडी विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विपरीत इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर आयन अनावेशित होकर अस्कंदित हो जाते हैं। उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत कण संचलन द्वारा क्या है, अस्कंदन होता है। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब कोलाइडी विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विपरीत इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर आयन अनावेशित होकर अस्कंदित हो जाता है। अब इसके बारे में समझेंगे। जब कोलाइडी विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विपरीत इलेक्ट्रोड मतलब जो प्लस है वो माइनस की तरफ, जो माइनस है वो प्लस की तरफ पहुँच कर आयन जो है क्या हो जाते हैं, अनावेशित होकर, मतलब इसमें आवेशित नहीं होता है, अनावेशित हो जाता है और अस्कंदित हो जाता है। तो वैद्युत कण संचलन द्वारा जो है अस्कंदन कैसे होता है, आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जो कोलाइडी विलयन में वैद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो विपरीत जो इलेक्ट्रोड होते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर आयन क्या होते हैं, अनावेशित होकर के अस्कंदित हो जाते हैं। अब लास्ट जो हमारा विधि है पारस्परिक अस्कंदन द्वारा। तो यहाँ नोट कर लेंगे, पारस्परिक अस्कंदन द्वारा। तो पारस्परिक अस्कंदन द्वारा क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। अस्कंदन द्वारा बहुत आसान है। तो इसमें क्या है, दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन जब आपस में मिलाए जाते हैं तो उसका अस्कंदन
हो जाता है। कितना आसान है, तो यहाँ लिख लेंगे दो विपरीत आवेश दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन जब आपस में मिलाए जाते हैं, आपस में क्या होते हैं, मिलाए जाते हैं तो इसका स्कंदन हो जाता है। इसका क्या होता है, स्कंदन हो जाता है। इसका स्कंदन हो जाता है। कितना आसान है। तो एक बार इसके बारे में और समझेंगे। जब विपरीत आवेश मतलब यह हुआ कि प्लस आवेश और क्या है, माइनस आवेश, इसको विपरीत आवेश कहा जाता है। दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन जब आपस में क्या करते हैं, मिलाए जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और 2 बार पढ़ लीजिए, आपको यह याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कंदन मान या उड़ेन मान। यह जो मान जो है बहुत ही आईएमपी है, तो इस मान को आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। तो इसका परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। 1 लीटर कोलाइडी विलयन, मतलब जो कोलाइडी विलयन है वो कितना लेंगे, तो 1 लीटर लेंगे। तो लिखेंगे 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए वैद्युत अपघट्य के मिलीमोलों की संख्या को उसका स्कंदन मान कहलाता है। स्कंदन मान या उड़ेन मान कहलाता है। उड़ेन मान कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो 1 लीटर जो है कोलाइडी विलयन को, मतलब जो विलयन है, मतलब कोलाइडी विलयन कितना होना चाहिए, 1 लीटर को स्कंदित करने के लिए वैद्युत अपघट्य के मिलीमोलों की संख्या उसका स्कंदन मान या उड़ेन मान कहते हैं। उड़ेन मान को किससे नापा जाता है, मतलब उड़ेन मान का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि उड़न मान को मिलीमोल प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं। किसे, मिलीमोल प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं, मतलब इसका मात्रक हो गया, से व्यक्त करते हैं। कितना आसान ये भी है। मात्रक क्या कहेंगे कि उड़न मान कहेंगे या स्कंदन मान का मात्रक क्या होता है, तो मिलीमोल प्रति लीटर होता है। अब स्कंदन जो मान होता है, यहाँ एक सूत्र नोट कर लेंगे। स्कंदन मान जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखेंगे 1 जो है स्कंदन क्षमता का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ 2 परिभाषा हो सकता है। स्कंदन मान का परिभाषा क्या होगा, तो यहाँ से एक परिभाषा और बना सकते हैं कि स्कंदन क्षमता के व्युत्क्रम को स्कंदन मान कहते हैं। कितना आसान है। किसके क्षमता को, स्कंदन क्षमता के व्युत्क्रम के मान को क्या कहेंगे, स्कंदन मान कहते हैं। अगर स्कंदन क्षमता का मान बढ़ता है
तो स्कंदन मान क्या होता है, घटता है। जब यह बढ़ेगा तो यह घटेगा, यह घटेगा तो यह बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यदि स्कंदन क्षमता का मान बढ़ता है तो स्कंदन मान का घटता है, और स्कंदन क्षमता का मान घटता है तो स्कंदन मान का बढ़ता है। यहाँ लिखना चाहे तो आप सभी विद्यार्थी लिख सकते हैं। तो आज का पढ़ाई आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर भी लिए होंगे। नहीं नोट किए होंगे तो इसे नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन बहुत ही क्या है, आईएमपी है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा।